Hello students, this is class 7th and now we are continue our chapter number 7th which is taken from English and the name is Traditional Games of India. Students, in our previous video we already discussed about the Gilli and Danda. This is also the traditional game. Okay, so today we are going to start and discuss about the Kit Kit. What is Kit Kit? Actually, in our Balaghati language we said this name is and we known this name is Langar Dhap. Okay, so this is the Kit Kit. So now let's get start, and finally this is the last part of this chapter. Okay, so first students, you have to open your book and the page number is 3. Now I'm going to read. The one street game that every child in India has played is Kit Kit. देखो, हर स्ट्रीट गेम जो है, मतलब कि हर स्ट्रीट में ये खेला जाने वाला गेम है जो हर एक बच्चा स्ट्रीट का खेलता था, और उस गेम का नाम है कित कित. इट इज़ ऑल्सो नोन एज एकाथ दुखत एंड सतापू पांडी इन तमिलनाडु. तो तमिलनाडु में इसे ततापू एंड पांडी के नाम से भी जाना जाता था. कुंटे बिले इन कर्नाटका में इसे कुंटे बिले के नाम से जाना जाता था. एंड खाने इन कश्मीर, और कश्मीर में इसे खाने के नाम से जाना जाता है. ओके, द गेम इज कॉल्ड हॉपस्कॉच इन इंग्लिश, और इसे इंग्लिश में हॉपस्कॉच बोला जाता है. Kit Kat requires physically agility and nimblance. Nimblance, that means moving quickly and lightly. इसका मतलब होता है एलिजिटी का मतलब आपको पता ही है कि एनर्जेटिक पावर. तो कित कित के लिए फिजिकली एलिजिटी होना और निम्बलेंस मतलब कि मूविंग और क्विकली फास्ट मतलब कि डिसीजन मेकिंग पावर फास्ट होना चाहिए ताकि आप फिजिकली जल्दी से उसमें एक्शन ले सको, इस टाइप का. सो इट डज नॉट रिक्वायर अ बिग प्लेस. इट कैन बी प्लेड इन द स्ट्रीट्स इंडोर और आउटडोर. तो ये इस गेम को खेलने के लिए देखिए, लुक एट हियर ना. अब आप लोग इसे अच्छे से जान गए होंगे, है ना. इस इमेज को देखने के बाद में हम इसे इजीली समझ सकते हैं कि कित कित किसे बोला जा सकता है, या फिर लंगर धप किसे बोला जाता है, फिर अलग अलग नेम खाने एंड अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइप के नेम इसके लिए जाते हैं. तो इस गेम को खेलने के लिए हमें बहुत ज़्यादा बड़े प्लेग्राउंड की ज़रूरत नहीं है. स्मॉल स्ट्रीट में भी या फिर आउटडोर जैसे जो आंगन रहता है ना, फ्रंट यार्ड या बैक यार्ड या फिर इंडोर में भी हम लोग इसको इजीली खेल सकते हैं. तो ये गेम के लिए ज़्यादा बड़े प्लेस की ज़रूरत नहीं लगती है. घर के अंदर या बाहर भी इसे खेला जा सकता है. 8 ब्लॉक्स आर ड्रॉन बाय अ चॉक और अ स्मॉल ब्रिक्स स्पाइस. तो ये जो ये ब्लॉक्स हैं ये हम लोग मोस्टली चॉक से या फिर जो ब्रिक्स रहते थे, ईट रहते थे, उसी से बनाए जाते थे. मोस्ट ऑफ द केसेस तो ये ईट से ही बनाए जाते थे, जहाँ तक कि मुझे याद है जब मैं खेला करती थी. ओके, सो इन उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं. ईच player uses a marker such as a flat stone, button or shell. तो हर एक प्लेयर को यहाँ पे ज़रूरत होती थी मार्कर की. मार्कर दैट मीन जैसे कि फ्लैट स्टोन है ना, लंगर धप खेले के जैसे मैं मोस्टली टाइल्स के टुकड़े या कबीलू के टुकड़े यूज़ किया करती थी. तो उसी तरीके से यहाँ पे जो फ्लैट स्टोन्स रहते थे, बटन्स रहते थे, शेल्स रहते थे, इसका यूज़ किया जाता था. टू स्टार्ट द गेम द प्लेयर्स हैव स्टैंड बिहाइंड द स्टार्टिंग लाइन एंड टॉस his or her marker in first block. तो इस तरीके से जो भी गेम की शुरुआत करता था, सबसे पहले इसमें टॉसिंग की जाती थी अपने ही मार्कर से, जो भी उन लोगों को जैसे कि लेट सपोज अगर टाइल्स का टुकड़ा है तो सामने में वाइट है और पीछे में उसका जो स्किन कलर है वो दिखाई देता था. तो हमने वाइट कलर चूज़ कर लिया और टॉस किया, तो अगर वाइट आया तो फिर हम फर्स्ट गेम स्टार्ट करते थे, है ना. इस तरीके से ये गेम की शुरुआत होती थी. द प्लेयर हैज़ टू हॉप over the first block to the second one and then continue hopping to the 8 block. तो इस तरीके से ये जो गेम होता था हॉप स्कॉच, इसमें क्या किया जाता था कि 8 ब्लॉक्स बनाए जाते थे और 8 ब्लॉक्स में सबसे पहले हमको फर्स्ट ब्लॉक में अपना जो स्टोन है वो फेंकना पड़ता था और फिर उसको कंटिन्यू 1 2 3 4 तक के 8 ब्लॉक तक के उसमें जाते थे. ओके, 9 तक के भी ये रहता था. तो इस टाइप से वहाँ पे कंटिन्यू 1 बाय 1 ब्लॉक में जंप करते हुए जाना पड़ता था. टर्न्स अराउंड हॉप बैक, और जब हम लोग 8 ब्लॉक में 8th ब्लॉक में पहुंच जाते थे तब हम वहां से मूव होते थे और फिर से इस 8 से 7th में, 6 में, फिर 5 4 में और 3 2 1 से फिर वहां से रिटर्न आना पड़ता था. ओके, तो ये था हमारा ये इस तरीके से ये जो गेम है इसे खेला जाता था. नेस्टल स्टूडेंट्स अभी भी इसे खेलते हैं, चिल्ड्रन जो है वो इसे भी खेलते हैं, एंजॉय करते हैं. देन
then he or she has to toss the marker in the second block, और फिर second block में जो marker है उसे toss किया जाता था, फेंका जाता था. This gone on until the player reaches the 8th block and complete the lap successfully. और इस तरीके से जो आपने first block में जो अपना जो marker है वो फेंक दिया, फिर second फिर पूरा पूरा लंगड़ मतलब कि लंगड़ी खेलते हुए आप यहाँ तक के आ गए, फिर second में फेंकता, फिर second में उस marker को फेंकना पड़ता था, फिर पूरा गेम को प्ले करते हुए आते थे, फिर थर्ड में. तो इस तरीके से सक्सेसफुली आप लैप मतलब कि लंगड़ी यानी पैर मतलब कि एक जहाँ इसे दोनों पैर से नहीं खेला जाता था ना, लंगड़ धप जिसे बोला जाता है, तो एक पैर आपका ऊपर रहता था और एक इससे लंगड़ी खेला जाता था. तो इस तरीके से आप सक्सेसफुली इसको क्या कर सकते हैं, कंप्लीट किया जाता है था. So this goes on until the player reaches the 8th block and complete the lap successfully. In this game, the players has to do all hopping on one foot. हाँ, इस गेम को जो प्लेयर है उसे 1 फुट यानी कि सिर्फ एक ही पैर से खेलता था. Unless there are two lateral blocks where the player can land on the both feet. और देखिए जैसे यहाँ पे तो वो लंगड़ी खेलेगा 1 2 3 तक के, बट ये 4 और 5 दो ब्लॉक्स बने हुए हैं, तो दोनों में एक पैर इसमें और एक पैर इसमें रहता था. फिर 6 में लंगड़ी ब्लॉक और फिर 7 में और फिर 8 में एक एक पैर यहाँ पे रहता है. ठीक है, इस तरीके से ये जो कित कित है या फिर हेप्सकॉच है ये खेला जाता था. where the player can the land on both ऑन बोथ फिट. तो इस तरीके से जो हम तो दो ब्लॉक आते थे तो अपने दोनों पैरों को वहां पे लैंड में रखना पड़ता था. ओके, now move ahead and come to the second para. The game of कित-कित is simply yet tricky. तो इस तरीके से जो कित-कित गेम है या फिर हिपस्कॉच है ये थोड़ा सा ट्रिकी गेम है. ओके, इट रिक्वायर्स गुड बैलेंस. इसमें गुड बैलेंस की ज़रूरत होती है एंड प्रेशिएशन मतलब कि कंपटीशन भी होता है कि नहीं हमें जीतना है, हमें हारना नहीं है. अ प्लेयर इज डिक्लेयर्ड टू बी आउट इफ द मार्कर डज नॉट लैंड इन द राइट ब्लॉक. तो देखिए इस तरीके से जो प्लेयर रहता था वो आउट भी हो जाता था जब उसका जो मार्कर है वो लैंड में मतलब कि जो ब्लॉक बने हैं उसमें उसके अंदर में नहीं जा सकता था या फिर उसके बाहर में चला जाता, तो वो क्या हो सकता था, हार जाता है. टचेस द लाइन और द प्लेयर लॉसेस बैलेंस एंड द टचेस द लाइन. तो इस तरीके से जब हम लोग 1 फुट से ये गेम खेलते हैं और अगर हमारी जो पैर है वो इस लाइन में भी लग गया या फिर जो हमारा मार्कर है जिसे आप लोग बिल्ला बोलते हो है ना, तो वो क्या है कि अगर वो इस लाइन में भी लग जाता था या फिर कोई भी लाइन के आसपास में लग जाता तो हम क्या हो जाते, आउट हो जाते थे. और इसमें गुड बैलेंस की बहुत ज़रूरत होती थी. द गेम्स ऑफ चेस. तो ये था हमारा कित कित गेम. नाउ अब हम लोग पढ़ने वाले हैं चेस के बारे में. ओके, जो चेस है वो किस तरीके से यहाँ पे आया, किस तरीके. एक्चुअली स्टूडेंट्स जो चेस है वो बहुत ज़्यादा एंशियंट गेम माना जाता है. जो हमारे जो राजा महाराजा जो एम्पायर्स थे ये इस गेम को खेलते थे और अपना एंटरटेन करते थे. तो देखते हैं अब हम लोग चेस के बारे में. कित कित यहाँ पे हमारा एंड होता है. नाउ दिस इज द लास्ट गेम which is given in this lesson. So the game of chess can only be played with the strategies of sharp mind. ये जो चेस गेम है वो उसका मकसद सिर्फ इतना होता था मतलब कि खेलने का कि जो भी इसे खेल लेता है या फिर जो भी इसका विनर होता है उसकी स्ट्रेटजी ये होती थी कि वो बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड है. द प्लेयर नीड टू विजुअलाइज एंड कैलकुलेट हिज और हर मूव्स. चेस ओरिजिनेटेड इन एंशियंट इंडिया. तो इस तरीके से ये जो चेस है ये ओरिजिनेट हुआ कहाँ, एंशियंट इंडिया में. एंड वाज नोन एज चतुरंग. और इससे पहले एंशियंट इंडिया एंशियंट टाइम में इसे चतुरंग बोला जाता था. मीनिंग 4 बॉडीज, और जिसकी मीनिंग क्या होती है 4 बॉडीज मतलब कि 4 आदमियों की जितनी है जिसमें ब्रेन हो, इस तरीके से इसका नाम रखा गया था. एज इट वॉज प्लेड बाय 4 प्लेयर्स. और इस तरीके से ये 4 प्लेयर के साथ भी खेला जाता था. रेफरेंस ऑफ चेस इज फाउंड इन द एंशियंट टेक्स्ट ऑफ रामायण एंड महाभारत. तो एंशियंट टेक्स्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो रामायण और महाभारत में भी इसका जो है इसके बारे में बताया गया है. लेटर इट वॉज नोन एज द शतरंज. और बाद में इसे शतरंज के नाम से जाने लगा. ओके, द गेम्स ऑफ चेस वॉज इंट्रोड्यूस इनटू पर्सिया बाय एन इंडियन किंग. जो चेस गेम है वो पर्सिया का जो किंग था उसने ही इसे इंडिया में लाया था. हु सेंट द बोर्ड टू द किंग ऑफ पर्सिया. फ्रॉम हियर इट इज स्प्रेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. देखो पर्सिया से यहाँ पे आया और फिर बाद में ये धीरे धीरे करके पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया. टुडे इंडिया प्राइड्स इटसेल्फ इन हैविंग अ नंबर ऑफ डिस्टिंग्विश्ड चेस प्लेयर्स.
और आज के डेट में हम बहुत प्राइड फील करते हैं, इंडियंस जो बहुत ज़्यादा प्राइड फील करते हैं कि बड़े बड़े दिग्गज जो है वो चेस प्लेयर्स जो है चेस कंपटीशन में उतरते हैं और हमारे इंडिया का नाम रोशन किया है, जिसमें से विश्वनाथ आनंद, हम्पी कॉनरू, पी हरिकृष्णा एंड परिमार्जन नागी वो बिकम द यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर। ये सब ये जो परिमार्जन नागी है ये बहुत ज़्यादा यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर है एवर इन इंडिया, पूरे इंडिया में, ब्रेकिंग द पैंथाला हरिकृष्णास रिकॉर्ड, जिनने पैंथाला हरिकृष्णा का रिकॉर्ड क्या किया था, ब्रेक किया था। ट्रेडिशनल गेम आर नॉट वर्थ पार्ट ऑफ आवर कल्चर हेरिटेज। ओके, ये जो ट्रेडिशनल गेम्स है स्टूडेंट्स ये कभी ना नॉट वर्थ ही मतलब क्या होता है, एंडलेस। तो ये जो ट्रेडिशनल गेम्स है ये एक कभी ना ख़त्म होने वाले पार्ट है ये विरासत में जो हमको मिले हुए हैं। हेरिटेज मतलब विरासत, ओके, हमारे कल्चर ने जो हमको विरासत में दिए हैं। द गेम्स इनहेंस इंटरपर्सनल एंड सोशल स्किल्स। तो इस तरीके से जो गेम है ये इंटरपर्सनल और सोशल स्किल्स हमें डेवलप करते हैं। दे स्ट्रेंथ सोशल बॉन्ड्स एंड रिमेंड अस ऑफ अवर लेजेंसी। तो इस तरीके से ये सोशल बॉन्ड्स एंड रिमेंड्स बनाए रखते हैं हमारे लेजेंसी में। द गेम्स इनडायरेक्टली टीच अस द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप। और इनडायरेक्टली ये जो गेम है ये हमें ये सिखाते हैं कि कंपटीशन, स्पोर्ट्समैनशिप का मतलब आप लोग यहाँ पे लेंगे कंपटीशन से। ये क्या होता है, ऑनेस्टी क्या होती है, अगर आपने गेम में चीटिंग की तो आप इसमें हार जाएंगे, इसलिए हमें गेम्स में ऑलवेज ऑनेस्टी बरतनी चाहिए। लीडरशिप क्या होती है, ओबीडियंस एंड गिव अस अवर आइडेंटिटी एंड यूनिकनेस। तो इस तरीके से ये जो गेम्स है ये हमको इतनी सारी चीज़ें सिखाते हैं कि अगर आपने गेम में कंपटीशन रखा तो आप विनर होंगे, ऑनेस्टी रखा तो आप इजीली गेम को आप एक बेस्ट प्लेयर माने जाएंगे। लीडरशिप की आप में लीडरशिप कितनी है, अगर आप में लीडर करने की ताकत है तो आप बहुत अच्छे से उस गेम्स को प्ले कर सकते हैं और लोगों को खिलवा सकते हैं, है ना। इसलिए एक रेफरी का होना बहुत ज़रूरी होता है हर गेम में, जिसके इशारों पे जो प्लेयर्स है वो क्या करते हैं, ऑलवेज नाचा करते हैं। ओबीडियंस, कितने ज़्यादा फॉलोवर है, कितने ज़्यादा ओबीडियंस है आप उस चीज़ के लिए, एंड गिव्स अस द आइडेंटिटी एंड यूनिकनेस। तो इस तरीके से अगर आप किसी गेम में माहिर हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ के बहुत ज़्यादा नॉलेज लेके ही कुछ कर पाए लाइफ में। इतने सारे जो प्लेयर्स है और सभी हम लोग देखते हैं तो इनकी एक अलग ही आइडेंटिटी मिलती है हमको, एक यूनिकनेस मिलती है ना। तो इस तरीके से ये बहुत ही यूनिक लेसन था हमारे लिए स्टूडेंट्स। जस्ट बिकॉज ऑफ नेट इशू आप लोगों को डिलीवर्ड नहीं हो पाए थे हमारे मैसेजेस, ओके, हमारे जो वीडियोस हैं वो। सो टुडे finally we completed this lesson, and in further videos and in further by the images I'm sending you the question answers and further exercises of this chapter. Okay, so see you soon with a new chapter. Till then, take care. Bye bye.